फैन थ्योरीज बहुत बार नेग्लिजिबल होती हैं, जिनका कोई खास सेंस नहीं बनता, लेकिन कुछ फैन थ्योरीज ऐसी होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इतने लंबे समय से चले आ रही कहानी में भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने साफ नहीं रखी गई हैं, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारे फैंस ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं और क्रिएट किए हैं कुछ ऐसी थ्योरीज जो आपका होश ही उड़ा दें। एंड यस, आज नहीं तो कल इनमें से कईयों का सच होना तो तय है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉप 10 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फैन थ्योरीज के बारे में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़े हुए कई सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो आगे बढ़ने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शैंग-ची के रिंग्स को आखिर किसने बनाया होगा, एमसीयू में अगर ऑस्कॉर्प नहीं है तो टॉम हॉलैंड को स्पाइडर काटने आया कहां से, कौन सी थ्योरी प्रूव करती है कि ब्लैक विडो अब भी जिंदा है, किससे डरेगा एक्चुअली फ्यूचर में कांग द कंकरर, और फाइनली समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में आखिर वकांडा का राजा यानी ब्लैक पैंथर कौन होगा। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर ये पर्टिकुलर थ्योरी सही साबित होती है तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में इटर्नल्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि इस ऑनलाइन फैन थ्योरी के हिसाब से शैंग-ची मूवी के अंदर दिखा 10 रिंग्स एक्चुअली क्रिएशन हो सकती है इटर्नल्स के मेंबर फेस्टोस की, जहां पर वैसे तो कॉमिक बुक के अंदर 10 रिंग्स एलियन रिंग्स हैं जो मैंड्रिन के हाथों लग जाती हैं, लेकिन इटर्नल मूवीज के क्लाइमेक्स तक दिखे फेस्टोस की ब्रेसलेट टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सिमिलर थी शैंग-ची के 10 रिंग से, जहां पर इटर्नल्स मूवी के क्लाइमेक्स तक हमें ये बात पता चलती है कि फेस्टोस एक्चुअली अपनी यूनिमाइंड टेक्नोलॉजी पर हजारों सालों से काम कर रहा है, और क्या पता यही 10 रिंग्स बेसिकली उसी टेक्नोलॉजी का एक प्रोटोटाइप हो, जहां पर ये 10 के 10 रिंग एक्चुअली इटर्नल्स के हर एक मेंबर के लिए हो, और अर्ली टाइम्स में किसी तरह से ये रिंग एक्चुअली वेनवू के हाथों लग गए हों। दूसरी एक बहुत ही पॉसिबल थ्योरी है कांग के इंक्लूजन के साथ, जहां पर शायद फेस्टोस अपनी टेक्नोलॉजी को शैंग-ची के रिंग्स की टेक्नोलॉजी के रूप में आगे फ्यूचर में फर्दर डेवलप करे, और ये टेक्नोलॉजी बेसिकली कांग अपने साथ पास्ट में लेके आए, जो बेसिकली 1000 साल पहले वेनवू के हाथों लग जाएं। अब यहाँ पर चाहे दोनों थ्योरीज में से कोई भी बात सच हो, लेकिन यहाँ पर ये तो मानने वाली बात है कि शैंग-ची की रिंग्स स्पेस में कोई मैसेज भेज रही हैं, जो पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये चीज उन्हें इटर्नल से लिंक करे। वेल, इसमें आपकी क्या थ्योरी है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइव एक्शन में स्पाइडरमैन की ओरिजिन हमें 2 बार देखने को मिली है, और इसी रेपिटेटिव एंगल को दोबारा न दिखाने के लिए यहाँ पर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ओरिजिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें नहीं दिखाया गया है, जिसमें ऑफ कोर्स उसके अंकल बेन की डेथ के साथ साथ स्पाइडरमैन के स्पेशल स्पाइडर की काटने का इवेंट भी था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोनों ही स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजीज के अंदर यहाँ पर तो ऑस्कॉर्प कंपनी जिम्मेदार थी जिसने उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर को बनाया था, लेकिन नो वे होम के अंदर इस बात को एक्सप्लेन किया गया कि ऐसी कोई कंपनी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर उसके स्पाइडर को बनाया किसने होगा। वेन ऑनलाइन कुछ थ्योरीज के हिसाब से यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार स्टार्क इंडस्ट्रीज हो सकती है, जिसने उस स्पेशल स्पाइडर पर एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया होगा। लेकिन यहाँ पर टोनी स्टार्क पीटर पर हुए उसके असर को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, यही कारण है कि उन्होंने पीटर पर एक बहुत ही खास नजर रखी और उसे बिना किसी दिक्कत के ढूंढ लिया, और ढूंढने के साथ साथ उसे हमेशा अपने साथ ही रखने की कोशिश की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में ब्लैक पैंथर के एग्जिस्टेंस पर बात करने से पहले वकांडा से जुड़ा हुआ एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक क्लियर नहीं किया गया है, और वो ये है कि तचाला के 5 सालों तक स्नैप में गायब होने के बाद आखिर वकांडा की गद्दी को किसने संभाला था, और इस दौरान आखिर ब्लैक पैंथर था कौन। वेल, ऑनलाइन इसकी भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जहाँ पर एक थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर माना जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पर उम्बाकू एक टेम्पररी लीडर हो वकांडा का, जिसमें ब्लैक पैंथर मूवी में ही हमने देखा था कि तचाला के गायब होने के बाद उसके लोगों ने उम्बाकू को ही अगला लीडर बनाने के लिए ऑफर किया होगा, और जैसा कि शूरी एक टेक जीनियस है, उसके पास राज करने की कोई खास नॉलेज नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली इस काम को यहाँ पर उम्बाकू ने ही किया होगा। लेकिन अब मेन सवाल ये उठता है कि अब तचाला के जाने के बाद वकांडा को आखिर संभालेगा कौन। आगे वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस बात को हमेशा से ही क्लियर किया गया है कि ब्रूस बैनर का हल्क बनना एक्चुअली एक एक्सीडेंट था, जो ऑफ कोर्स कॉमिक बुक के हल्क के ओरिजिन को जस्टिफाई करता हुआ दिखता भी है, लेकिन हर बार जैसी चीजें दिखती हैं वैसे वो होते नहीं हैं, और ऑनलाइन थ्योरीज कुछ ऐसी भी हैं कि ब्रूस बैनर का हल्क बनना
एक्चुअली गवर्नमेंट कंस्पिरेसी का एक नतीजा था, जहां पर यूएस गवर्नमेंट को इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि सुपर सोल्जर सीरम और गामा रेडिएशन के कॉम्बिनेशन से मॉन्स्टर्स बनाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट करने की बात हो रही थी, तो यहाँ पर इसाया ब्रैडली को सुपर सोल्जर सीरम कैसे मिला था और वो अपनी परफेक्ट ह्यूमन कंडीशन में कैसे थी। और जब इसाया ब्रैडली पर एक अच्छे सुपर सोल्जर सीरम का इस्तेमाल हुआ था, तो फिर ब्रूस बैनर के साथ मिलकर एक नए सुपर सोल्जर सीरम को बनाने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर वांडा की पावर्स को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और उसे एक नेक्सस बीइंग के रूप में एस्टैब्लिश किया जाएगा। पर सबसे बड़ा यहाँ सवाल उठता है कि क्या इससे टीवीए को कोई दिक्कत नहीं होगी? वेल, इसका सबसे बड़ा जवाब है कि टीवीए को ही नहीं बल्कि इसके कर्ता धर्ता कांग द कंकरर को भी इससे प्रॉब्लम है, जहाँ पर कांग एक्चुअली स्कारलेट विच से डरता है क्योंकि यहाँ पर स्कारलेट विच के पास एक्चुअली प्रोबेबिलिटी हैक्स है। इसकी मदद से ही वो स्पेस और टाइम में चेंजेस करती है। इन शॉर्ट पूरे के पूरी रियलिटी को चेंज करती है, जिसका एग्जाम्पल देखने को मिला था हमें वांडाविजन सीरीज के अंदर। अब थ्योरी ये है कि प्रोबेबिलिटी हैक्स एक्चुअली ही हू रिमेन्स के लिए कमजोरी हो सकता है, क्योंकि कांग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हैक्स को एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हैक्स एक्चुअली स्पेस और टाइम के नियमों के ऊपर हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एमसीयू में ओरिजिनेट हुई स्कारलेट विच को निपटाने के लिए ही यहाँ पर ही हू रिमेन्स ने सिल्वी को अपने आप को मारने दिया, ताकि बाकी गैंग्स उसकी रियलिटी को इन्वेड करें और स्कारलेट विच को एक साथ मिलकर हराएं, और जो अंत में बच जाएगा वही ही हू रिमेन्स बनेगा। और इसी पर्टिकुलर थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक और थ्योरी है जो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वांडाविजन सीरीज तक अब तक हमें ये बात पता चली थी कि वांडा मैक्सिमॉफ को उसकी पावर्स माइंड स्टोन से मिली थी, लेकिन इस बात को ठीक से क्लियर किया गया वांडाविजन सीरीज के अंदर, जहां पर हमें पता चला कि वांडा एक स्कारलेट विच है जिसने इसका इस्तेमाल बचपन में सबसे पहली बार किया था। अब सवाल यहीं पर सबसे बड़ा उठता है कि अगर वांडा की पावर्स शुरू से ही उसके साथ थी, तो आखिर पिएत्रो को उसकी पावर्स कैसे मिली? क्या यहाँ पर सचमुच पिएत्रो की पावर्स माइंड स्टोन की दी हुई है, या इसके लिए भी असल में वांडा जिम्मेदार है? क्योंकि वांडा एक्चुअली लोगों का डीएनए चेंज कर सकती है, इस बात का सबूत हमें देखने को मिला जब मोनिका रैम्बियो उसके मैजिक वर्ल्ड के अंदर दोबारा जाने की कोशिश करती है, और यहाँ पर उसे स्पेक्ट्रम यानी कैप्टन मार्वल जैसी ही पावर्स मिली हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है पिएत्रो की पावर्स के लिए जिम्मेदार हो। आई मीन वांडा सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर्स से ही लोगों को क्रिएट कर सकती है और उनमें जान डाल सकती है, साथ ही साथ उन्हें भी अपनी स्पेशल पावर दे सकती है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, इस बात को बीते हुए कई दिन हो चुके हैं, पर फिर भी मार्वल फैंस के दिमाग से ब्लैक विडो की याद मिटी नहीं है, और बहुत सारे फैंस इस बात को भी थ्योराइज करते हैं कि शायद अब भी ब्लैक विडो जिंदा है, क्योंकि इस बात पर कोई शक नहीं है कि यहाँ पर वॉर्मीर पर सोल स्टोन को पाने के लिए आपको एक सोल देना होता है। अब यही रूल सोल स्टोन को वापस करने के लिए भी तो होना ही चाहिए। आई मीन अगर कैप्टन अमेरिका ने सोल स्टोन को वापस किया होगा तो उसके बदले उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर नियम के हिसाब से तो ब्लैक विडो को यहाँ पर जिंदा होना चाहिए। वेल, इसका भी जवाब कुछ लोगों ने थ्योराइज किया है, जहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर एक्चुअली स्टीव रॉजर्स का सोल स्टोन को वापस करने का तरीका बहुत ही अलग होगा, जहाँ पर वो समय में पीछे वॉर्मिर में तब गए होंगे जब एक्चुअली क्लिंट और नताशा सैक्रिफाइस के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। वहीं पर उन्होंने सारा का सारा मैटर समझाया होगा, जिसके कारण कोई सैक्रिफाइस नहीं हुआ होगा और उसके चलते उस टाइमलाइन में कोई सोल स्टोन उत्पन्न नहीं हुआ होगा। और जब सोल स्टोन होगा ही नहीं तो किसी चीज को वापस करने की जरूरत ही क्या होगी? फिर भी इस थ्योरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स लीनियर टाइमलाइन अप्रोच को लेकर नहीं चलता है और वो अल्टरनेट टाइमलाइन पर फोकस करता है, तो मामला यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। और दूसरा, अगर ब्लैक विडो वहाँ पर जिंदा है तो वो वापस क्यों नहीं आ रही? इसके बारे में आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इस बारे में तो हमने बात कर ली कि तचाला के एब्सेंस में वकांडा को किसने संभाला होगा, लेकिन अब जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर से चैडविक बोसमैन के तचाला का डिपार्चर हो चुका है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर आखिर ब्लैक पैंथर का मेंटल संभालेगा कौन? अब हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उम्बाकू वकांडा को कुछ समय के लिए संभाल ले, लेकिन ब्लैक पैंथर की असल लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर से लैक करती है। ऐसे में कई सारी ऑनलाइन थ्योरीज ऐसी भी हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में हमें किल मॉन्गर दोबारा देखने को मिल जाए,
जहां पर ब्लैक पैंथर मूवी के क्लाइमैक्स तक जैसा हमें देखने को मिला था वो वैसा हो ही ना, और हो सकता है कि यहाँ पर किसी तरह से तचाला ने किलमॉन्गर की जान एक्चुअली बचा ली हो और उसे भी बकी की तरह फ्रीज किया गया हो। लेकिन जैसा कि आने वाली मूवी के अंदर नेमोर के दिखने के चांसेस बन रहे हैं, हो सकता है कि अटलांटिस के खिलाफ वकांडा को डिफेंड करने के लिए किलमॉन्गर एक बार फिर से वकांडा की कमान संभाले, मे बी विथ अ चेंज ऑफ हार्ट। वेल, ये थ्योरी भी थोड़ी सी अनडाइजेस्टेबल लगती है, पर इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। थॉर लव एंड थंडर में हमें दिखने वाला है थॉर का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन गॉर द गॉड बुचर, जिसका रोल क्रिश्चियन बेल प्ले करने वाले हैं। जहां पर गॉर की एक बहुत ही इमोशनल कहानी है जो उसे थॉर के खिलाफ कर देती है। लेकिन बात यही खास नहीं है, खास है इसकी नेक्रोस्वॉर्ड जो हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हेला के पास देखा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि थॉर लव एंड थंडर में ये चीज इसके पास कैसे आएगी। वेल, ऑनलाइन थ्योरीज के हिसाब से यहाँ पर गॉर को उसकी नेक्रोस्वॉर्ड थॉर रैग्नारॉक के एसगार्ड की तबाही में घायल हुई हेला से मिलेगी, जो ये बात भी एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअली यहाँ पर हेला जिंदा है और क्या पता थॉर से यहाँ पर बदला लेने के लिए वो उसकी हेल्प करे। अब चलिए बात करते हैं उस कैरेक्टर के बारे में जो अभी साफ साफ इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है, पर फिर भी इसने मार्वल के फैंस का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया है कि आखिर ये है कौन। टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन या मोनिका रैम्बियो की कैप्टन मार्वल? क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि ये इन दोनों में से कोई भी नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन के फ्यूचर में कांग की शुरुआत होगी, तो क्या पता ये कांग का एक्चुअली यंगर वर्जन यानी आयरन लैड हो। अब मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि एंड गेम में दिखा टाई सिम्किंस का हार्डली ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्चुअली आयरन लैड होने वाला है, लेकिन ये सही नहीं है। कॉमिक्स के अंदर आयरन लैड बेसिकली कांग का यंगर वर्जन था जो अपने फ्यूचर सेल्फ से घबराकर पास्ट में आता है और टोनी स्टार्क को अपना आइडल मानकर आयरन लैड बनता है। ऐसे में अगर लॉजिकली देखा जाए तो कांग अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अफ्रीकन अमेरिकन है तो उसका यंगर वर्जन व्हाइट कैसे हो सकता है? और अगर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो एक्चुअली यही पहला मौका होगा जहाँ पर कैंग स्कारलेट विच को कन्फ्रंट करेगा और यहीं से इस वीडियो में बताए हुए पॉइंट नंबर 6 का एक्चुअल सेंस बनना शुरू हो जाएगा। सो गाइज, ये थे टॉप 10 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रेजी फैन थ्योरीज सो फार। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में आप बताइए कि आपके हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और कौन कौन सी थ्योरी हैं, इसके हिस्ट्री, इसके प्रेजेंट या इसके फ्यूचर के लिए। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।